नमस्कार दोस्तों, द हॉरर एक्स प्रेजेंट्स। अगर आप भी उन रहस्यों और सच्ची डरावनी घटनाओं को जानना चाहते हैं जो आज भी लोगों की नींदें उड़ा देती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये है द हॉरर एक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची भूतिया कहानियां, वो भी आपकी अपनी भाषा में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब डर दरवाजा खटखटाए तो आप तैयार हों। कहानी का नाम राजस्थान का मरा हुआ गांव कुंभारों की बस्ती। भाग 1, वापसी। उस गांव की साल 2004 की बात है। मैं रोहित चौधरी जोधपुर में रहने वाला एक लोक संस्कृति का रिसर्च स्कॉलर था। मेरा ध्यान हमेशा उन प्राचीन गांवों की तरफ खींचता था जो अब वीरान हो चुके हैं। एक दिन मेरे गुरुजी ने एक गांव का जिक्र किया, पारवा का बास, जो नागौर और बाड़मेर के बीच किसी कोने में बसा था, लेकिन अब मानो जमीन निगल चुकी हो। उन्होंने कहा, वो गांव एक समय पर कुंभारों से आबाद था, लेकिन अब वहां पर दिन में भी कोई नहीं जाता। रात की तो बात ही मत पूछना। मैंने सोचा यह अफवाह होगी, लेकिन मैं ठान चुका था, मुझे वहां जाना ही था। मैंने अपनी टीम में 2 और लोगों को शामिल किया, विक्रम और शाहिद। दोनों मेरे पुराने दोस्त थे और ऐसे एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हमने जोधपुर से एक पुरानी जीप ली और निकल पड़े। रास्ता पथरीला और वीरान होता गया। 70 किलोमीटर चलने के बाद मोबाइल सिग्नल गायब हो गया। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, बस सूखा मैदान, कांटेदार पेड़ और उड़ती धूल। जब हम पारवा के पास पहुंचे तो गांव वाकई सुनसान था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ टूटी झोपड़ियां और एक पुराना कटा फटा मंदिर। गांव के बीचों बीच एक कुआं था और उसके पास लगा था एक तख्ती। रात के समय यहां रुकना मना है। जो रुका वो फिर कभी नहीं लौटा। विक्रम हंस पड़ा। अरे भाई, ये तो क्लासिक डरावनी फिल्म वाला सेटअप लग रहा है। मैंने उसे चुप करवाया, क्योंकि गांव की हवाओं में कुछ अजीब था, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे किसी की सांसें हमारे कानों के पास गूंज रही हों। हमने गांव की कई झोपड़ियों को देखा। अंदर सिर्फ राख, टूटी मटकी, पुराने बर्तन और दीवारों पर सिंदूर से बने कुछ अजीब से चिन्ह। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब हमें एक झोपड़ी के अंदर मिट्टी के 7 गुड्डे गुड़िया बैठे मिले, और सभी के चेहरे पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर जला दिए हों। शाम होने लगी और हमने फैसला किया कि हम पास की एक ऊंची झोपड़ी में रात रुकेंगे। झोपड़ी गांव के बाकी हिस्से से थोड़ी दूर थी। हमने वहीं पर टॉर्च और अपना सामान जमाया। विक्रम बोला, अगर कुछ हुआ तो गाड़ी यहीं पास में है, भाग लेंगे। लेकिन जब रात आई तो गांव जिंदा हो गया। रात के करीब 9:30 बजे होंगे। हम तीनों ने अपनी झोपड़ी में टॉर्च की हल्की रोशनी में खाना खाया, कुछ बिस्किट और पानी। बाहर एकदम सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा नहीं लग रहा था। वो कुछ छुपा हुआ शोर जैसा था, जैसे कोई दूर खड़ा होकर सांसें ले रहा हो। शाहिद ने हल्के स्वर में कहा, कसम से भाई, यहां की हवा भी भारी लग रही है। हमने बाहर एक छोटी सी आग जलाई थी ताकि रात में कुछ तो उजाला बना रहे, लेकिन अचानक हवा का एक ऐसा झोंका चला कि वो आग एक ही पल में बुझ गई। हम तीनों चौंक गए। विक्रम ने तुरंत टॉर्च घुमाई और तभी हमारी झोपड़ी से करीब 20 कदम दूर गांव के कुएं की दिशा में कुछ हिला, जैसे कोई वहां से झांक रहा हो। मैंने देखा, किसी का साया। कद छोटा था, शायद किसी बच्चे जितना, लेकिन वो चुपचाप खड़ा था। शाहिद ने डरते हुए कहा, बच्चा है क्या? मैंने वहीं से आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साया एक पल के लिए रुका, फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अब हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, लेकिन हमने खुद को यह कहकर समझाया कि शायद हमारी आंखों का धोखा होगा। रात जैसे जैसे गहराई, माहौल और अजीब होता गया। करीब 1 बजे हमारी झोपड़ी के बाहर मिट्टी में किसी के चलने की आवाज आई, बहुत साफ, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। विक्रम ने डरते डरते झोपड़ी के छोटे से छेद से बाहर झांका, और फिर जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। भाई, वो जो मिट्टी के गुड्डे गुड़िया थे ना, वो सब लाइन में बाहर चल रहे हैं। मैं और शाहिद तुरंत खिड़की के पास गए, और हां, हमें भी दिखा 7 छोटे छोटे साए जो एक कतार में कुएं की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में कुछ था, जैसे कोई मटका
कोई कुम्हार का औजार। अब हमें समझ आने लगा था कि ये कोई खेल नहीं है। तभी अचानक हमारी झोंपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई और उस हवा के साथ एक औरत की बहुत धीमी सी कराह। मेरा बच्चा, मेरा चूल्हा। हम तीनों डर के मारे एक कोने में चिपक गए। फिर एकदम से सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर कोई नहीं था। हमने उस रात नींद की कोशिश तक नहीं की। सुबह 4 बजे तक आंखों में नींद का नाम नहीं था। लेकिन करीब 4:10 AM पर एक और भयानक घटना हुई। कुएं से किसी के रोने की बहुत भयानक आवाज आई, और वो आवाज किसी इंसानी गले से नहीं लग रही थी। वो थी गहरी, टूटी बिखरी हुई औरत की चीख, जैसे किसी की आत्मा ने चिल्लाया हो। अब हमें समझ आ गया था कि यहां जो कुछ भी है वो पुराने समय की किसी जलती हुई पीड़ा से जुड़ा है। ये गांव शायद कभी एक सुंदर बसावट रहा होगा, लेकिन अब ये एक शापित भूमि है। सुबह होते ही हमने पूरे गांव को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन गांव इतनी आसानी से छोड़ने देने वाला नहीं था। सुबह के 5 बज चुके थे। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन गांव पर अब भी एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी, जैसे उजाला भी यहां आने से डरता हो। हमने झटपट अपना सामान समेटा और जीप की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुंचे, हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने हमें वहीं जड़ कर दिया। गाड़ी के चारों टायर पंचर थे। न कील थी, न कोई जख्म, जैसे किसी ने गाड़ी को बस खड़े खड़े अपंग कर दिया हो। विक्रम बुरी तरह चिल्लाया, किसने किया ये? कल रात तो गाड़ी एकदम ठीक थी। शाहिद कांपते हुए बोला, वो गांव नहीं चाहता कि हम जाएं। अब हम तीनों जीप के पास एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। तभी कुएं की ओर से फिर वही आवाज आई, एक औरत की कराह। लेकिन अब वो कराह कराह नहीं, गुस्से भरी गूंज बन चुकी थी, जैसे कोई आत्मा अब अपने कैद से निकलने वाली हो। हमने जीप छोड़कर गांव से पैदल भागने का फैसला किया, लेकिन गांव के रास्ते की धूली पगडंडी पर जैसे हर कुछ मीटर पर मिट्टी के गुड्डे गुड़ियां बैठे थे, और उनके मुंह अब जले हुए नहीं बल्कि खून से सने लग रहे थे। जैसे जैसे हम दौड़े, पीछे से सुनाई देने लगीं कुछ घंटी जैसी आवाजें, फिर किसी बच्चे की हंसी, फिर अचानक एक औरत की तेज चीख, मेरी भट्टी जलाओ, मेरी आत्मा ठंडी है। हम दौड़ते रहे, बिना मुड़े, बिना रुके। करीब आधे घंटे तक भागने के बाद हम एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे और वहीं बैठकर सांसें लेने लगे, और तभी पीछे से कोई हमारे कानों में फुसफुसाया, वापस आओ, काम अधूरा है। हमने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शाहिद की आंखें पत्थर हो चुकी थीं। वो मेरे कान में कुछ बोली है, वह बुदबुदाया। उसने कहा, मैं उसकी तरह कुम्हार बन जाऊं। हम घबरा गए। शाहिद ने कांपते हुए मिट्टी उठाई और अचानक जमीन पर एक छोटा सा गुड़िया जैसा आकृति बनाने लगा, अपनी उंगलियों से, खुद ब खुद। मैं और विक्रम घबरा उठे। शाहिद की आंखें अब काली हो चुकी थीं, जैसे कोई काला धुआं उनमें समा गया हो। विक्रम चिल्लाया, शाहिद, छोड़ इसे, छोड़ मिट्टी। मैंने जोर से झटका दिया और उसके हाथों से मिट्टी की गुड़ियां फेंकी। तभी शाहिद जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अब हमें साफ समझ में आ गया था, गांव से निकलना आसान नहीं था। वो आत्माएं हमारे पीछे भी आ सकती थीं। हमने उसे उठाया और गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली नुमा ढाबे पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला, सफेद दाढ़ी, लाल साफा और आंखों में डर का समंदर। हमने उससे कहा, हमें पारवा के बांस के बारे में बताओ। वो कांपते हुए बोला, तुम वहां गए थे, बच गए, लेकिन तुम बचे नहीं हो। अब वो आत्माएं तुम में घुस चुकी हैं। हमने हैरान होकर पूछा, कौन आत्माएं? उसने बहुत धीमे स्वर में बताया, सालों पहले वहां एक कुंभारिन रहती थी, भूरी देवी। गांव के सारे बर्तन वही बनाती थी। लोग कहते थे कि उसमें सिद्धि थी, मिट्टी में जान डाल देती थी। एक दिन गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगा दिया और उसे उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं बस गई और गांव ने भी धीरे धीरे दम तोड़ दिया। हम स्तब्ध थे। अब हम जानते थे कि वो मिट्टी के गुड्डे गुड़िया असल में भूरी देवी की बनाई आत्माएं हैं, और वो अब भी चाहती है कि कोई उसका काम पूरा करे। शाहिद अभी तक होश में नहीं आया था। उसकी आंखें बार बार खुलती थीं,
लेकिन वो किसी और ही दुनिया को देख रहा था। जमीन पर कुछ आकृतियां बनाते हुए बड़बड़ाता रहता, भट्टी गरम है, चाक घुमा दो, मिट्टी को सांस दो। हमने उसे पास के एक छोटे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चुपचाप दवा दी और सिर झटकते हुए कहा, अगर ये सिर्फ बीमारी होती तो मैं कुछ कर भी लेता। विक्रम और मैं अब बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन उसी बूढ़े व्यक्ति ने हमें एक सलाह दी जो ढाबे पर मिला था। अगर वाकई शाहिद की आत्मा पर भूरी देवी का साया है तो उसे उसी की जगह ले जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, उस कुएं के पास। लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। हमने पूछा, क्या ले जाएं? उसने बहुत गंभीर स्वर में कहा, एक मिट्टी की गुड़िया, खुद अपने हाथों से बनाई हुई। उसमें एक दीपक जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। अब फैसला कठिन था। हमें वापस उस भूतिया गांव में लौटना था। अगले दिन सुबह हम दोनों ने पास के एक कुम्हार से मिट्टी ली और शाहिद के हाथ से एक गुड़िया बनवाई। वो गुड़िया किसी बच्ची जैसी लग रही थी, शायद भूरी देवी की कोई खोई हुई बेटी हो, या उसकी आत्मा का वो हिस्सा जो अधूरा रह गया था। रात के करीब 8 बजे हम फिर पारवा के पास लौटे। अंधेरा और सन्नाटा इस बार और ज्यादा भारी था। जब हम कुएं के पास पहुंचे तो कुछ भी सामान्य नहीं लगा। चारों ओर वही मिट्टी के गुड्डे गुड़ियां इस बार अलग अलग मुद्रा में बैठे थे, कुछ हंसते हुए, कुछ रोते हुए, कुछ मुंह छुपाए हुए। शाहिद अब खुद चल रहा था, लेकिन किसी और के इशारे पर। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी श्रद्धा थी। वो मेरा इंतजार कर रही है, उसने धीरे से कहा। हमने जैसे ही वह गुड़िया कुएं के पास रखी, एक झोंका आया और दीपक अपने आप जल उठा। फिर एक बहुत गहरी और गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरा बच्चा लौटा दिया, अब मैं जा सकती हूं। और फिर अचानक पूरा गांव, जो अब तक वीरान था, उसमें जैसे जान आ गई। हवा रुक गई। मिट्टी की गुड़ियां खुद ब खुद अपनी जगह पर झुक गईं, जैसे प्रणाम कर रही हों। कुएं से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक औरत की आकृति, भूरी देवी। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था अब। वो बस मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे जला दिया गया, मेरी कला शाप बन गई, लेकिन तुमने मेरी आखिरी गुड़िया पूरी की। अब मेरी आत्मा मुक्त है। और फिर एक तेज चमक के साथ वो आकृति आसमान में विलीन हो गई। शाहिद जमीन पर गिरा और होश में आ गया। वो चौंक कर बोला, हम यहां क्या कर रहे हैं? उस पल हमें यकीन हो गया, वो आत्मा चली गई थी। हमने गांव से तुरंत वापसी की। इस बार रास्ते में न कोई साया दिखा, न कोई आवाज। गांव अब मौन था, शांति भरा, जैसे अब वहां किसी का वजूद नहीं बचा। लेकिन जब हम जीप में बैठे और निकलने लगे तो पीछे मुड़कर देखा, कुएं के पास वही मिट्टी की गुड़िया अभी भी जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी। हम तीनों, मैं, विक्रम और अब होश में आया शाहिद, उस गांव से वापस जोधपुर लौट आए। एक अजीब सी राहत तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी कि कहीं ये सब हमारे साथ ही तो नहीं आ गया। कुछ हफ्ते बीत गए। हमने तय किया कि अब इस घटना की पूरी जानकारी एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करेंगे, ताकि लोग समझ सकें कि मिट्टी, आत्मा और शाप किस तरह एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। शाहिद अब सामान्य जीवन में लौट चुका था, लेकिन एक चीज अलग थी, उसने अब खुद मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। जब मैंने पूछा, क्यों भाई, तू तो कभी कलाकार था नहीं, ये कुम्हारी कब से शुरू की? उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद अब भूरी देवी की आत्मा मुझ में शांति से बसी है, वो अब मेरी उंगलियों से बोलती है। मैं और विक्रम चुप हो गए। कुछ दिनों बाद विक्रम ने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया, बोला कि कुछ जरूरी दिखाना है। मैं गया और उसने मुझे एक मिट्टी का छोटा सा पुतला दिखाया, जिसकी आंखों में कांच के मोती जड़े थे। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। मैं चौंका, ये क्या है? विक्रम गंभीर हो गया, बोला, शाहिद ने इसे बिना देखे बस मिट्टी से बना दिया और कहा, ये रोहित है। अब डर लौट आया था। उसी रात मेरे सपने में भूरी देवी आई। उसने कहा, मैं मुक्त तो हो गई, लेकिन मेरी मिट्टी में जिसने हाथ लगाया उसमें मेरी कला रह गई है और हर गुड़िया अब एक आत्मा है। मैं हड़बड़ाकर उठा, पसीने से तरबतर था। अब समझ आया
भूरी देवी गई नहीं, वो बदल गई है। अब वो मिट्टी बन चुकी है। अगली सुबह मैं शाहिद के पास गया। वो आंगन में बैठा मिट्टी से एक और गुड़िया बना रहा था, लेकिन इस बार वो किसी छोटे बच्चे जैसी थी, जिसके मुंह पर काला धब्बा था। मैंने पूछा, ये कौन है? शाहिद ने धीरे से कहा, पारवा के बांस की अगली आत्मा। मैं कांप गया। अब हमें समझ आ गया था, हमने भूरी देवी को मुक्त नहीं किया था, हमने सिर्फ उसकी कला को फिर से जगा दिया था। अब मिट्टी में हर बार कुछ नया जन्म लेगा, एक आत्मा, एक कहानी, एक गुड़िया। और अब वो गांव के बाहर भी जिंदा है। कुछ हफ्तों बाद मैं एक स्थानीय मेले में गया। वो एक गांव में लगता था, जहां स्थानीय कारीगर अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां बेचते थे। भीड़ ज्यादा थी, लेकिन एक कोना अलग सा था, शांत, अजीब और एकदम खाली। वहां एक छोटा सा स्टॉल था, जिसमें सिर्फ मिट्टी की गुड़िया रखी थीं। हर गुड़िया का चेहरा अजीब तरह से असमान था। किसी का सिर टेढ़ा, किसी की आंखें बंद, किसी के होंठ कटे हुए। और वहां बैठा था शाहिद। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? उसने मुस्कुराकर कहा, अब यही मेरा काम है। ये सिर्फ गुड़िया नहीं है रोहित, ये अधूरी आत्माएं हैं जो खुद को मिट्टी के जरिए दिखाना चाहती हैं। मैंने एक गुड़िया उठाई। उसका चेहरा अधजला था और उसके गले में एक छोटा सा टीका था, जिस पर लिखा था, भूरी की बेटी जल गई पर मरी नहीं। मैं सन्न रह गया। वो जगह अब मुझे किसी दुकान से ज्यादा एक शमशान जैसी लग रही थी, जहां आत्माएं मिट्टी के जरिए अपने दर्द को संजो रही थीं। शाहिद अब सिर्फ कलाकार नहीं था, वो अब भूरी देवी की शक्ति का वाहक था, जो हर उस आत्मा को रूप देता था जो मिट्टी में दबी पड़ी थी। तभी एक औरत आई, शायद किसी गांव से, और उसने शाहिद से एक गुड़िया खरीद ली। शाहिद ने बिना कुछ कहे उसे हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही औरत ने गुड़िया को छुआ, उसकी आंखें एक पल के लिए सफेद हो गईं और वो बोली, मुझे मेरी मां मिल गई। फिर वो चली गई, एक अजीब शांति के साथ। शायद अब ये गुड़िया भटकी आत्माओं को रास्ता दिखा रही थी, लेकिन डर ये था कि अगर कोई गलत आत्मा इस मिट्टी में उतर गई तो क्या होगा। शायद तब मिट्टी सिर्फ कलाकृति नहीं, हथियार बन जाएगी। द हॉरर एक्स की ओर से। तो दोस्तों, आपने सुनी राजस्थान के एक शापित गांव की वो सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी, जिसमें मिट्टी में दबी एक कुम्हारिन की आत्मा ने गांव को वीरान कर दिया और फिर भी अपनी कला को अमर कर गई। अगर आप भी ऐसी ही कहानियों में डूबना चाहते हैं, जहां डर सच्चा हो, कहानियां गूंजती हों और रहस्य आपकी रूह तक उतर जाए, तो जुड़िए हमारे चैनल द हॉरर एक्स से, क्योंकि यहां डर केवल कहानी नहीं, एक एहसास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नई सच्ची घटनाओं पर भी कहानी लेकर आऊंगा।